ये वही मुस्लिम लीग है जो आजादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना की थी। चूंकि इस मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल आजादी से ठीक पहले मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ थे। अगर जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था तो मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत कहा जाता था। और उन्होंने आजादी के बाद मार्च 1948 में सिर्फ नाम बदला और काम नहीं बदला, यह भी मैं प्रमाण के साथ कहता हूं। यही मोहम्मद इस्माइल और पीजे पोकर साहब बहादुर और मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा के सदस्य बने। और संविधान सभा में इन्होंने यही मांग की कि अलग मुस्लिमों को स्थान मिलना चाहिए, उनके लिए अलग पहचान होनी चाहिए, उनके लिए अलग नियम होना चाहिए, उनके लिए अलग चुनाव क्षेत्र होने चाहिए। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संविधान सभा की डिबेट 28 अगस्त 1947 निकाल के देख लें, जब मुस्लिम लीग के एक सदस्य ने कहा कि हमारे लिए अलग स्थान, हमारी अलग पहचान और हमारे अलग चुनाव चिन्ह होने चाहिए, सरदार पटेल ने किस ढंग से उनको झिड़की लगाई है। सरदार पटेल का संविधान सभा का यह बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो देश का विभाजन होना था हो गया। यद्यपि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें 28 की 28 सीटें मुस्लिम लीग जीती थी, जिन्ना की मुस्लिम लीग। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। सरदार पटेल जी का बयान है संविधान सभा में। मगर अब जो होना था हो गया। अब आप बड़े भाई छोटे भाई की बातें मत करिए, अब विश्वास दिलाइए देश को कि आप देश के साथ रहना चाहते हैं। अपनी अलग स्थान, अलग चुनाव क्षेत्र और अलग बातें करना बंद करिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, सरदार पटेल सही थे या राहुल गांधी सही है? कांग्रेस का घोषणा पत्र सही है या सरदार पटेल सही थे? इसलिए वास्तविकता यह है कि वो दोनों ही सही थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री एकदम सही हैं। जो भाव मुस्लिम लीग का था वो भाव आज कांग्रेस का है, जो भाव सरदार पटेल का था वो भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट अंत में कहना चाहते हैं कि हम भारत को विकास की नई ऊंचाई, हर गरीब और वंचित तक विकास की किरण, देश की सुदृढ़ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, देश का सांस्कृतिक गौरव और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। और जिसकी क्षमता हमने इस रूप में दिखाई है, जहां से मैंने विषय शुरू किया था वहीं पर समाप्त करता हूं। इससे पहले कश्मीर का विषय जब भी आता था कांग्रेस के दौरे हुकूमत में, तो ले दे के एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था, लगभग सारी दुनिया हमारे विरुद्ध होती थी। आज धारा 370 का विषय आया, सारे लोग ने, हमारे साथियों ने, बगल के मुल्क ने जमीन आसमान एक कर लिए, एक रत्ती का कोई प्रस्ताव कहीं नहीं आया। आज कश्मीर का विषय आता है तो केवल ले दे के एक मुल्क पड़ोसी मुल्क के साथ खड़ा होता है, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। तो देश के अंदर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत की श्रेष्ठता, भारत के विकास और स्वाभिमान को इस रूप में स्थापित किया है। तो मुझे विश्वास है कि देश की जनता यह देख रही है कौन किस तरीके के भारत के साथ है और चुनावों में उसका माकूल जवाब देगी। और मानो सारा देश मोदी जी की तरफ देखकर यह कह रहा है कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है और एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर की न्याय पत्र रैली में आर्टिकल 370 की बात करने पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला, लेकिन वो अपने बयान की वजह से बीजेपी के निशाने पर आ गए। रैली में उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि पीएम राजस्थान की जनसभा में वहां के स्थानीय मुद्दे न उठाकर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का बखान क्यों करते हैं। उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया, अरे यहाँ किसानों के मुद्दे बहुत है, उनकी बात छोड़े और यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, सुनिए तो आप
कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए जब बीजेपी सरकार 2019 में संसद में प्रस्ताव लाई थी तो गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक कहा था कि बीजेपी कश्मीर के लिए जान दे सकती है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। खरगे के बयान पर अमित शाह ने यही बात दोहराकर हमला बोला और ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हर भारतीय का जम्मू कश्मीर पर हक है। खरगे का मतलब आर्टिकल 370 से था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में 371 बोला। इस बात पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें घेर भी लिया। He does not understand the difference between 370 and 371. He was talking about 370 and he was quoting 371. Which type of thinking they have? I believe that we all are very much involved with Jammu and Kashmir. Am I right? हालांकि कांग्रेस ने खरगे के बयान पर सफाई भी दी है और कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी रैली में राजस्थान के स्थानीय मुद्दों पर बात करनी चाहिए, न कि आर्टिकल 370 पर। केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए धारा 370 की बात की और किसानों की बात न करी, यही मुद्दा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने उठाया है। लेकिन बीजेपी नेताओं ने खरगे पर हमले करना बंद नहीं किया। राजस्थान वो धरती है जहां के वीरों ने कश्मीर की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान दी है। इसी 370 के कारण बहुत सारे राजस्थान के नौजवान वहां पर शहीद हुए हैं। खड़गे जी को ये बात याद रखनी चाहिए और खड़गे जी को ये बात भी याद रखना चाहिए कि सारा भारत आज एक है। मोदी जी ने 370 को खत्म करके पूरे भारत को एक किया। कश्मीर के लिए हम जान भी दे देंगे, इस प्रकार से माननीय अमित शाह जी ने कहा है, तो स्वाभाविक बात है कांग्रेस की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच ये दर्शाती है कि ना तो कांग्रेस ने कभी कश्मीर को माना और भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को अपना समझा। इससे पहले बीजेपी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया था और अब खरगे के बयान ने बीजेपी को एक बार फिर से कांग्रेस पर धावा बोलने का मौका दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्य रैलियों पर। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक बड़ा बयान दे दिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में किसी भी तरह से धार्मिक हिंसा को रोकने की बात कही है। बंगाल के अलीपुर द्वार में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने सभी को चेतावनी दी कि अगर किसी भी तरह का दंगा हुआ तो बंगाल पुलिस सख्त कार्रवाई कर देगी। तो बड़ी अपडेट पश्चिम बंगाल से, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी भी तरह से धार्मिक हिंसा को रोकने पर जोर दिया जाएगा। बंगाल के अलीपुर द्वार में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने सभी को चेतावनी दी है और आगे ये भी कहा कि किसी भी तरह का दंगा हुआ तो बंगाल पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। ये इसीलिए भी जरूर कहा गया होगा क्योंकि चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, पश्चिम बंगाल में जब भी मतदान होता है ऐसी कई सारी खबरें सामने आती हैं। কোনো দাঙ্গা করতে দেবেন না। 19 তারিখে প্রথম ভোট রেখেছে কেন জানেন? অন্নপূর্ণা পূজা আছে 15 তারিখ, আমরা সবাই করি যে পারে। অন্নপূর্ণা মা তো দাঙ্গা করতে বলেনি। 16 তারিখে অষ্টমী আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে। ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা, তারপরে রাম রাম করে। আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে মনে রাখবেন দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়বো না। और इधर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के रामनवमी पर दंगे वाले बयान पर जोरदार पलटवार कर दिया है और उनके इस बयान को साजिश करार दिया। पिछले साल जहां जहां पथराव हुए उन इमारतों के मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो फिर सांप्रदायिकता का मेरे ऊपर आएगा, भाजपा पे आएगा। जिस जिस इमारतों से पथराव हुए, क्या भाजपा वहां जाके छत पे पत्थर रख गया था? ये शायद उनका गुप्त संकेत कुछ लोगों को है कि 17 अप्रैल के लिए तैयार हो जाओ, जैसे
यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा लगे, रायट हो, ये उनका एक गुप्त, मेरे ख्याल से सिग्नल जिसको कहते हैं। और राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जोरदार वार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में एक चुनावी सभा में कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने न केवल अयोध्या में राम मंदिर बनने का विरोध किया, बल्कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले अपने पार्टी के नेता को सजा भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने वाले नेता को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये बड़ी अपडेट। राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार वार करते हुए कहा कि चुनावी सभा में कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने न केवल अयोध्या में राम मंदिर बनने का विरोध किया है, बल्कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले अपने पार्टी के नेता को सजा भी दी। और सजा के तौर पर प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने वाले अपने नेता को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। यानी कि अगर आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं तो कांग्रेस से सोचती है कि यह अपराध है। इस ओर इंडिकेट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आए हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा और इशारा सीधा आचार्य प्रमोद कृष्णम पर था। चलो भाई, राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध करना ये शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे, और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है। हमने वो दिन देखे हैं जब हम कहते थे आंदोलन के वक्त मंदिर वही बनाएंगे और कांग्रेस वाले मजाक करते थे तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बताई, मंदिर बना, और राम भक्त की आप और राम की महिमा देखो कि जिन लोगों ने एफिडेविट देकर राम के अस्तित्व को नकार दिया, राम लला ने अपने प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में उनको भी बुलवाया। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले राम के नाम पर सियासत तेज हो गई है। आपको बताएं, विश्व हिंदू परिषद और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आचरण रहा है पिछले 10 सालों में, और इस बार भी। तो वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर के लिए खड़े थे और राम मंदिर के विरोध में खड़े थे? वे कौन से लोग हैं जिनको राम मंदिर बन जाने का आनंद हुआ और जिन्होंने बहिष्कार किया? भगवान श्री राम के नाम पर जो भी झूठ बोलेगा, छल करेगा, कपट करेगा और वोटों की राजनीति करेगा, वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा, भले ही वो प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट ने कराया और हम सब लोगों ने उनका समर्थन दिया। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अधूरे मंदिर का आपने राजनीतिक कारणों से किया। हम उसके पहले भी गए और हम उसके बाद भी जाएंगे। हमारी पूरी कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 16 तारीख को राम मंदिर गई थी। इस तरीके की भाषा का उपयोग करके आप सिर्फ अपना डर दिखा रहे हैं, आप वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। एक
बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से कई बड़े नेताओं के गाजीपुर आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव गाजीपुर मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने जाएंगे। बताया जा रहा है कि वो मुख्तार की कब्र पर भी जा सकते हैं। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो लगातार गाजीपुर पहुंचने का तमाम नेताओं का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे गाजीपुर।